गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। चलिए जान लेते हैं आज देश और दुनिया के इतिहास में 19 सितंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। इनमें से हम एक एक को जानेंगे। तो आज ही के दिन 1991 में इटली के आल्प्स पर्वतों के बीच बर्फ में पड़ा हुआ प्राकृतिक मम्मी मिला था। यह करीब 5000 साल पुराना माना जाता है। 1952 में 1952 में हॉलीवुड फिल्मों के स्टार चार्ली चैपलिन को अमेरिका वापस आने से रोक दिया गया था। 1965 में अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की दूसरी महिला सुनीता विलियम्स का जन्म हुआ था। यहाँ पर पहली भारतीय मूल की कौन है हमारी? कल्पना कल्पना चावला। कल्पना चावला हमारी पहली हैं। उसके बाद दूसरी हमारी कौन है? हमारी सुनीता विलियम्स जी हैं। ये भारतीय मूल की हैं। 1985 में मेक्सिको सिटी में भूकंप से भारी तबाही हुई थी आज ही के दिन। वहां करीब 10,000 लोग मारे गए थे। बहुत खतरनाक भूकंप था उस टाइम पे। 1985 में लगभग 10,000 लोग मारे जा चुके थे मेक्सिको में। 1975 में ब्रिटेन और रूस के बीच सैन्य संधि इसी दिन हुई थी। कब? 19 सितंबर के दिन हुई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर का क्विज। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो मिलते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट में देते चलिए। क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में किस कंपनी ने नए संसद भवन को बनाने का ठेका 821 करोड़ रुपए की बोली लगाकर हासिल कर लिया? चलिए आपको बताना है, नया संसद भवन बनने वाला है तो उसके लिए 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किसने टेंडर लिया है? ऑप्शन है आपके पास, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अदानी ग्रीन एनर्जी या फिर आदित्य बिरला ग्रुप समूह। बताइए आपको। नया संसद भवन बनना है, इसका ठेका 861 करोड़ रुपए में हुआ है। इसकी बोली लगाई है किसने? बताइए। हमारे पास वैसे ही अभी पैसा नहीं है, कोरोना की वजह से वैसे ही हमारी इकोनॉमी डाउन चल रही है, पर सरकार नया संसद भवन बनाने के लिए ठेका दे रही है 861 करोड़ रुपए का। देखिए, चलिए इसका आंसर है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। टाटा ग्रुप को नया संसद बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। यह कॉन्ट्रैक्ट टाटा को 861.9 करोड़ रुपए में मिला। बता दें कि संसद बनाने के लिए मिलने वाले ठेके की रेस 7 कंपनियों ने बोली लगाकर की थी। प्रोजेक्ट के इस साल में पूरे होने की संभावना है। सीपीडब्ल्यूडी ने नए संसद भवन के निर्माण में 940 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान जताया था। तो यहाँ पर 940 करोड़ रुपए तक सरकार खर्च करने तैयार है नया संसद भवन बनाने में। पता नहीं पुराने संसद भवन में क्या ऐसी परेशानी आ गई है जो नया संसद भवन बनाने की बातें कर रहे हैं। हमारे पास वैसे ही अभी पैसा नहीं है, इकोनॉमी हमारी वैसे ही डाउन चल रही है, गरीबी हम हटा नहीं पा रहे हैं और हम संसद भवन बनाने में लगे हुए हैं। ठीक है। केंद्र सरकार ने बिहार के निम्न में से किस शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है? चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। ऑप्शन है सासाराम, दरभंगा, डेरी ऑन सोल या फिर औरंगाबाद। चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिए कमेंट में, क्या रहने वाला है। नया एम्स कहाँ पे स्थापित होने वाला है? बिहार में। चलिए इसका आंसर है दरभंगा। अब इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। आधिकारिक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY के तहत इस संस्थान की स्थापना की जाएगी।
इसके निर्माण पर कुल 1264 करोड़ रुपए की लागत आएगी। केंद्र द्वारा अनुमोदन की तारीख से 48 महीने की अवधि के भीतर नए एम्स के निर्माण कार्य का पूरे होने की संभावना है। तो यहाँ पे हमको काम की चीज क्या मिल गई भाई, एक नया एम्स बनने वाला है। कहाँ पर? बिहार के दरभंगा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस देश के राजदूत टेरी बानसेट से अपना इस्तीफा दे दिया? किसे दे दिया? यहाँ पे हाल ही में चीन ने किस देश के राजदूत टेरी बानस्टेड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? आपको आंसर देना है। ऑप्शन है आपके पास नेपाल, रूस, अमेरिका या फिर जापान। किस देश के राजदूत ने, नाम यहाँ पे दिया है, टेरी बास्टेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया चीन में? चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है कमेंट में। चलिए इसका आंसर रहने वाला है अमेरिका। चीन से अमेरिका के राजदूत टेरी बास्टेन ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया। टेरी पिछले 3 साल से बीजिंग में थे। बताया जा रहा है टेरी नवंबर में होने वाली अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले स्वदेश लौट आएंगे। अमेरिकी राजदूत का यह इस्तीफा ऐसे समय पर होने जा रहा है जब दोनों देशों के बीच कई मोर्चे पर तनाव चरम पर है। यहाँ पर अभी आप जानते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच में कितने तनाव चल रहे हैं, तो इसी बीच में यहाँ पर अमेरिकी राजदूत का इस्तीफा देना चाइना में एक यहाँ पे एक विषय निकल के आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है और क्या ऐसी वजह थी जिस वजह से वहाँ पे अमेरिका का जो राजदूत है जो चीन में स्थापित थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की? आपको बताना है किस देश ने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी करी है। ऑप्शन है आपके पास नेपाल, बांग्लादेश, भारत और अमेरिका। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, किस देश ने मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने की बात करी है? चलिए इसका आंसर रहने वाला है अमेरिका। अमेरिका ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने कोविड-19 के टीके को अपनी योजना का खुलासा करने के साथ ही साथ इस पर काम भी शुरू कर दिया है। इसके तहत देश के सभी नागरिकों को टीका मुफ्त में मिलेगा। चलिए यहाँ पे काम की चीज़ हमको मिल गई। वैक्सीन के वितरण में पेंटागन भी सक्रिय रूप से शामिल होगा। नागरिक स्वास्थ्य कर्मी ही वैक्सीन का टीका लगाएंगे। तो यहाँ पे हमको एक और काम की चीज़ क्या मिल गई कि भाई जो स्वास्थ्य कर्मी जो हैं वही टीका लगाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ में टीका जो रहेगा अमेरिकी नागरिकों के लिए पूरी तरह से मुफ्त में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात, जिसको यूएई भी बोला जाता है, और बहरीन के साथ राजनीतिक संबंधों को सामान्य बनाने में अब्राहम एकॉर्ड योजना पर हस्ताक्षर किए? आपको बताना है संयुक्त अमीरात, यूएई और बहरीन के साथ राजनीतिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम एकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन है आपके पास इजराइल, पाकिस्तान, नेपाल या फिर चीन। इसका आंसर है इजराइल। इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम एकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर किए। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में हुए इस समझौते के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान और बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन रशीद अल जयानी मौजूद थे। बता दें कि इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले यूएई और बहरीन क्रमशः तीसरे और चौथे अरब देश हैं। इससे पहले मिस्र ने 1979 में और उसके बाद 1994 में जॉर्डन ने शांति समझौते पर इजराइल के साथ हस्ताक्षर किए थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक एडीबी द्वारा किसको भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिए। ऑप्शन है राहुल सचदेवा, टेको कोनिशी, अनिल त्यागी या फिर मोहन अग्रवाल। एडीबी ने, एशियाई विकास बैंक ने किसको भारत का नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है? चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करते चलिए भाई। चलिए इसका आंसर है टेको कोनिशी। एशियाई विकास बैंक एडीबी द्वारा टेको कोनिशी को भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। कोनिशी केनिची योकोयामा की जगह लेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, इसके पहले कौन थे हमारे, कोनिशी केनिची योको सॉरी केनिची योकोयामा हमारे इसके पहले कौन थे, इसके पहले कंट्री डायरेक्टर थे, जिन्होंने हाल ही में एडीबी के दक्षिण एशिया विभाग के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला। भारत एडीबी का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है। एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी। यहाँ पे इसकी स्थापना क्यों की गई थी भाई, कि जो एशियाई देश हैं उनमें आर्थिक विकास अच्छे से हो, इसके लिए यहाँ पे इसकी गठन किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ग्रेट लर्निंग एक प्लेटफॉर्म है, इसने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा या फिर अजिंक्य रहाणे। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में, क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहने वाला है विराट कोहली। ग्रेट लर्निंग ने भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की। कंपनी ने एक बयान में कहा कि भारतीय कप्तान अब ग्रेट लर्निंग ब्रांड का चेहरा होंगे। ग्रेट लर्निंग का ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद कोहली ने कहा कि ग्रेट लर्निंग पेशेवर सीखने की जगह में अग्रणी है और इसने उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और करियर रूपांतरण के लिए एक प्रतिष्ठा का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति राशि 5,000 से बढ़ाकर कितने हजार रुपए प्रतिवर्ष करने की घोषणा की है? चलिए इसका आप आंसर मुझे कमेंट में दीजिए। 5,000 से बढ़ाकर छात्रवृत्ति छात्रों के लिए कितनी कर दी गई है? 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये या फिर 30,000 रुपये। चलिए इसका आंसर है 50,000 रुपये, बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति राशि 5,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति वर्ष करने की घोषणा की है। प्रगति योजना के तहत जम्मू कश्मीर की सभी लड़कियों के परिवारों जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है, इस छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र होंगी। सक्षम योजना के तहत सभी विशेष रूप से 40% विकलांग वाले छात्र जो डिग्री या डिप्लोमा के स्तर पर तकनीक शिक्षा ले रहे हैं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम है, इस छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र होंगे। तो 50,000 रुपये सालाना इनको छात्रवृत्ति मिलेगी। और इनका क्राइटेरिया क्या फिक्स कर दिया है कि इनकी जो परिवार की आय है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। ये छात्र जो हैं डिग्री या डिप्लोमा स्तर की तकनीकी शिक्षा ले रहे होंगे चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 10 मार्च, 12 जुलाई, 18 अगस्त या फिर 15 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट भी दीजिए, क्या रहने वाला है? इसका आंसर है 15 सितंबर। प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस आम जनमानस को विश्व भर में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने के अवसर प्रदान करता है। मतलब ये हो गया कि विश्व भर में लोकतंत्र की स्थिति क्या है,
इसके मायने क्या हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके ऊपर समीक्षा करने का अवसर देता है। यह दिवस वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से विभिन्न देशों की सरकारों को अपने देश में लोकतंत्र को मजबूत और संकेंद्रित करने के लिए प्रोत्साहन करने हेतु स्थापित किया गया था। इसके पश्चात 2008 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया था। तो यहाँ पे हमको काम की चीज़ क्या मिल गई भाई कि 2008 में पहली बार मनाया गया था, ठीक है। 2007 में ये प्रस्ताव पारित हुआ था, किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किया था। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी? ऑप्शन है आपके पास 20,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए या फिर 50,000 करोड़ रुपए। भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों मतलब सरकारी बैंकों में कितने करोड़ रुपए निवेश करना चाहती है, करेगी? चलिए इसका आंसर है 20,000 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत प्रदान किए जाने वाले शिशु ऋणों के त्वरित पुनर्भुगतान पर 2% की ब्याज आर्थिक सहायता हेतु लघु उद्योग विकास बैंक के लिए 1232 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी मांगी है। साथ ही साथ में IDBI बैंक ने अनुदानों के अनुपूरक मांगों के माध्यम से 4,557 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी भी प्राप्त की है। चलिए ये तो था हमारा आज की करंट अफेयर्स के क्विज हमने देख ली। अब कुछ आर्टिकल्स के बारे में भी जान लेते हैं जो हमारे न्यूज़पेपर से लिए गए हैं। भारत और अमेरिका ने किए रक्षा तकनीकी सहयोग पर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर। चलिए इसके बारे में डिटेल और देख लेते हैं। भारत और अमेरिका ने 15 सितंबर 2020 को 10वीं रक्षा प्रौद्योगिकी एवं व्यापार पहल, जिसको DTTI बोला जाता है, कि आभासी समूह बैठक के दौरान, आभासी मतलब वर्चुअल बैठक थी यहाँ पे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग पर बातचीत को मजबूत करने के लिए एक आशय बयान स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए। इस DTTI समूह का उद्देश्य क्या, ये देख लेते हैं। इस रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल, जिसे डिफेंस टेक्नोलॉजी या फिर ट्रेड इनिशिएटिव्स भी बोला जाता है, फुल फॉर्म हमारा DTTI का मिल गया, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव्स। समूह का उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा व्यापार संबंधों के लिए निरंतर अपने नेतृत्व का ध्यान केंद्रित करना, रक्षा उपकरणों के सह विकास और सह उत्पादन के अवसर प्रदान करना। सह विकास से मतलब ये यहाँ पे कि दोनों कंट्री मिलकर रक्षा उपकरणों को डेवलप करेंगी और उनके उत्पादन के अवसर बढ़ाएंगी। यहाँ पे यह आभासी बैठक वर्चुअल मीटिंग के दौरान सह अध्यक्षों ने यह उल्लेख किया कि अक्टूबर 2019 में हुई पिछली DTTI समूह बैठक के बाद DTTI के तहत सहकारी परियोजनाओं के विकास और पहचान के लिए एक DTTI मानक संचालन प्रक्रिया पूरी हो गई है। DTTI के ढांचे के तौर पर भी SPO सेवा कर रहा है और सफलता को परिभाषित करने के लिए दोनों पक्षों को आपसी समझ को हासिल करने और उसका दस्तावेज करने की अनुमति देता है। उद्योग के लिए DTTI के प्रारंभिक मार्गदर्शन के तौर पर इस प्रक्रिया के बयान के प्रमुख तत्वों की सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने वाली योग्य निष्कर्ष भी जुलाई में प्रकाशित किए गए और इसीलिए अमेरिका और भारतीय उद्योग संघ के माध्यम से वितरित किए गए। चलिए आगे जान लेते हैं। आयुर्वेदिक शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान बिल 2020 राज्यसभा में पारित हो गया। राज्यसभा में 16 सितंबर 2020 को आयुर्वेदिक शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 ध्वनि मत से मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतों से ये पारित किया गया है। इस विधेयक के पास होने से जामनगर स्थित आयुर्वेद की इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च, गुलाब कुरमुर्गा आयुर्वेद महाविद्यालय और इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंसेज को मिलाकर राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा मिला है। इस विधेयक में 3 संस्थान
का विलय करने का प्रस्ताव है। अब जामनगर गुजरात में स्थित आयुर्वेद विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा भी दिया जाएगा। राज्यसभा में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान विधेयक पर चर्चा के दौरान सांसदों ने गिलोय से लेकर अश्वगंधा के गुणों और कोरोना काल में आयुर्वेद होम्योपैथ के फायदों पर भी चर्चा की। अब इसके कुछ मुख्य बिंदु क्या हैं ये भी जान लेते हैं। यह उम्मीद है कि इस प्रस्ताव के विधान से इस संस्थान को आयुर्वेद और फार्मेसी में स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा में शिक्षण की पद्धति को विकास करने के लिए अधिक समन्वयता मिलेगी। विभिन्न घटक संस्थानों के बीच समन्वय से ITRI इस प्रकार की शिक्षा की उच्च मानकों का प्रदर्शन करने और पूरे आयुष क्षेत्रों में एक प्रकाश स्तंभ संस्थान के रूप में भरने में मदद मिलेगी। इससे फार्मेसी सहित आयुर्वेद की सभी प्रमुख शाखाओं में कर्मियों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त होने और आयुर्वेद के क्षेत्र में गहन अध्ययन और अनुसंधान किए जाने की उम्मीद भी है। तो ये तो था आज का हमारा करंट अफेयर्स और हमने अभी देख लिए कुछ करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स। थैंक यू। हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीज़ों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही हैं। थैंक यू।